गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 7 समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? वो है किसी भी वाक्य का संक्षिप्तीकरण। कहने का मतलब जब हम किसी वाक्य से कारक चिन्हों का लोप कर देते हैं, कारक चिन्हों को हटा देते हैं, तब वे क्या बन जाते हैं? समास बन जाते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए आपके जो बुक में चित्र दिए हैं वो क्या है? विद्यालय। पहला चित्र क्या है? विद्यालय। दूसरा क्या है? दशानन। तीसरा है घुड़सवार। अब इनमें जब देखिए कारक चिन्ह, विद्यालय अर्थात विद्या का आलय, दशानन जिसके 10 सिर हैं, और घुड़सवार जो घोड़े पर सवार है। जब आपने इसकी शाब्दिक विवेचना की, जब इनको आपने अलग किया तो क्या निकला? विद्या का आलय, जो विद्या का घर है अर्थात विद्यालय। जब हमने इसका का की के हटा दिया, माने कारक चिन्हों का जब लोप कर दिया तो बन गया विद्यालय। दशानन 10 सिर है जिसके, उसको हटा करके हमने दशानन कर दिया तो ये क्या हो गया? समास बन गया। घोड़े पर सवार हटा दिया और संक्षिप्तीकरण करके हमने पर हटा करके घुड़सवार कर दिया। तो आ गया होगा आपके समझ में कि जहाँ से कारक चिन्हों का लोप हो जाता है वहीं से समास पद उत्पन्न होते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर बने हैं। इसी प्रक्रिया में दो के बीच आने वाले कुछ व्याकरणिक शब्द गायब हो जाते हैं। वही जैसे मैंने बताया कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ऊपर बताया मैंने भी कि विद्यालय विद्या का आलय, दशानन 10 आनन है जिसके, घुड़सवार घोड़े पर सवार। तो यहाँ पर का है आनन और पर, ये तीनों शब्दों का लोप हो गया है। अब समास का अर्थ क्या है? देखिए, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल से नया शब्द बनने वाले प्रक्रिया को समास कहते हैं। संक्षेप में सामासिक शब्दों के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता, शैली की उत्कृष्टता और सटीकता आती है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र कहने के स्थान पर राजपुत्र कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। ये तो क्या हो गया? ये समासिक पद हो गए। अब बात करते हैं कि समास विग्रह क्या है। समास तो आपने समझ लिया, लेकिन समास विग्रह क्या है? समास विग्रह समस्त पद। समास विग्रह का मतलब होता है ये समस्त पद हैं। 10 हैं आनंद जिसके क्या है? समस्त पद हैं। और ये क्या है? ये समासिक पद है। ये समासिक पद है और ये मूल शब्द है। तो समास समस्त पद जिन शब्दों से बनता है वे शब्द जिसके खंड कहलाते हैं। जब हम समस्त पद के खंड करके उनको फिर से अलग दिखाते हैं, ये हमने समस्त पदों को एकत्रित करके एक शब्द बना दिया। अब जब इनके खंड कर देंगे तो ये क्या हो गया? विग्रह हो गया। तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह करने पर समस्त पद के 2 पद बन जाते हैं। पहला पद माने पूर्व पद, दूसरा पद माने उत्तर पद। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक समासिक पद में 2 पद बनते हैं। 2 पद कौन कौन सा? पूर्व पद माने पहला पद, उत्तर पद माने दूसरा पद। और समस्त पद तो वो होते हैं जब पूरा एक शब्द बनकर तैयार होता है। तो देखिए, जैसे देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति तो क्या बन गया? देशभक्ति। फिर क्या है? सेना का पति, सेना का पति अर्थात सेनापति एक शब्द बन गया। तो ये समस्त पद हो गए। ये दूसरा पद हो गया, ये पहला पद हो गया। किसी भी वाक्य के 2 पद, पहला पद दूसरा पद, फिर ये समस्त पद। फिर क्या है? घोड़े पर सवार अर्थात घुड़सवार। कमल के समान चरण अर्थात चरण कमल। कमल के समान जो चरण हैं उन्हें क्या कहा गया? चरण कमल। तो ये समस्त पद हो गया, ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। आ गई ना बात समझ में? चलिए अब देखें,
तो इतना आपने समझ लिया। अब आपकी जो बुक में, आपके जो कोर्स में है वो है कि संधि और समास में अंतर। देखिए बच्चे, हमने अधिकतर देखा है कि समास विग्रह पूछा गया है, उनमें भी दो शब्दों को अलग करके प्लस का चिन्ह बना देते हैं, धन का निशान बना देते हैं। कभी नहीं करना चाहिए। समासिक पदों के साथ में ये नहीं लगाया जाता, इट्स रॉन्ग, हमेशा ध्यान रखिए। संधि में संधि के दो पदों को अलग किया जाता है, दो पदों को जोड़कर बना जाता है। पूर्व पद उत्तर पद उसमें भी होता है तो वो जोड़कर बनता है, इसलिए उसमें पद लगता है। और इसमें तो बीच का पद हटा दिया जाता है ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लगाया जाता। समझ गए? तो संधि क्या है? दो वर्णों का मेल है। संधि के उच्चारण के नियमों के अनुसार कभी दोनों वर्णों में परिवर्तन जो होता है उससे संधि होती है, लेकिन समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। संधि तो सिर्फ दो ही शब्दों का मेल होता है। विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, हिमालय हिम प्लस आलय, विद्यालय विद्या प्लस आलय, सिर्फ दो ही शब्दों का होता है। लेकिन समास में तो दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, इसमें तो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, इसलिए ये समास होते हैं और ये संधि होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरी बात, समास में दो से अधिक शब्दों का रूप नहीं बदलता, बल्कि उनके बीच की विभक्ति तथा अन्य शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे पाठ के लिए शाला, पाठशाला। संधि का शब्दों के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि समास का शब्दों के अर्थों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है, क्योंकि समास के कारण एक नया शब्द बन जाता है। जैसे यदि प्लस अपि, ये क्या है? ये क्या है? ये है संधि। यदि प्लस अपि, यद्यपि। 10 मुख, 10 प्लस मुख, 10 मुख, लेकिन जब अर्थ में परिवर्तन हो गया, अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं, यद्यपि तो यद्यपि ही है, और अर्थ में परिवर्तन किस में हो गया? 10 मुख में हो गया। वो हमें याद आ गया अपने आप ही कि वो क्या है? रावण है। समझ में आ रहा है ना? तो संधि क्या है? संधि दो पदों को जोड़कर बनता है और समासिक विग्रह करने के लिए कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, व्याकरण के उन कई शब्दों का लोप हो जाता है। चलिए अब संधि आपको अगले चैप्टर में समझाया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ आइए। समास के भेद, बात आपसे की जा रही है, समास का अर्थ तो आप क्लियर समझ गए होंगे। समास के भेद, तो समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के यहाँ पर 6 भेद बताए गए हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। क्लियर एवरीवन? अब सबसे पहले हम बताएंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, अव्यय, जहाँ पर लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई प्रभाव ना पड़ता हो, वो है अव्यय। जिस सामासिक शब्द में पहला पद प्रधान हो तथा वह अव्यय हो, उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाएं, उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे क्रम अनुसार, यथाक्रम, हर मास, प्रतिमास। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, अवसर के अनुसार और यथा अवसर। 2 हैं यहाँ पर, देखिए। पहला क्रम के अनुसार, यथाक्रम, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, हर मास, प्रतिमास, अवसर के अनुसार, यथा अवसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या अव्ययी भाव मतलब क्रम क्या है। क्रम सदैव क्रम ही है, चाहे वो कैसा भी क्रम हो, आपकी पुस्तक का हो, पन्नों का हो, कहीं लाइन का हो, कुछ भी हो, क्रम क्रम ही है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, शक्ति के अनुसार माने यथाशक्ति। ठीक है, प्रतिदिन, ये सारे जितने भी शब्द हैं ये क्या हैं? अव्ययी भाव समास हैं। और इसमें क्या? हर मास, प्रत्येक मास, अवसर के अनुसार, यथा अवसर, ये जितने भी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं ये सब अव्ययी भाव, जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता।
यथाशक्ति ये सभी पदों में प्रथम पद प्रधान है, द्वितीय पद गौण है, अतः यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा हो। पूर्व पद दो पद होते हैं, ये है पूर्व पद और ये है उत्तर पद। ध्यान रखिएगा हमेशा, पूर्व पद क्या हो, संज्ञा हो, और उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके विग्रह में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किंतु समस्त पदों में उनका लोप हो जाता है। जैसे राह के लिए खर्च, राह खर्च, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये तत्पुरुष समास हो गया। तुलसी कृत, ये क्या है, तत्पुरुष समास हो गया। इसके बाद राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजमहल, राजा का महल, ये सब तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास के भेद की बात करते हैं। अब तत्पुरुष समास में देखिए भेद, सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष समास, जिस समास में प्रथम पद द्वितीय विभक्ति कर्म कारक को लगता हो, कारक चिन्ह आपने पढ़े हैं ना, को लगता हो, वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। परलोक को गमन, परलोक गमन, गांव को गया हुआ, ग्रामागत, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जहाँ पर को शब्द का लोप हो जाता हो, वो वहाँ पर क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष क्या है, जिस समास के प्रथम पद में तृतीया विभक्ति करण कारक से, के, साथ, के, द्वारा आदि छिपे हों, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गुणों से युक्त, गुण युक्त, तुलसी के द्वारा किया गया तुलसी कृत, ठीक है। करण समझते हो ना, करण का मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा किया जाए। अब संप्रदान तत्पुरुष समास क्या है, जिस समास के प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति, यहाँ पर कौन सी थी, तृतीया, ऊपर कौन सी थी, द्वितीया, यहाँ क्या है, चतुर्थी, संप्रदान कारक के लिए को आदि लगती है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गुरु के लिए दक्षिणा, ये देखिए के लिए, गुरु के लिए दक्षिणा अर्थात गुरु दक्षिणा। हाथों के लिए कड़ी, हाथों के लिए कड़ी अर्थात हथकड़ी, के लिए, के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संप्रदान। संप्रदान का मतलब ही होता है किसी दूसरे के लिए जब कुछ किया जाता है, कि उपहार दिया जाए, किया जाए, कुछ भी हो, तब वो संप्रदान कारक होता है। अब देखें यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास में क्या है, जिस समास के प्रथम पद में पंचमी विभक्ति अपादान कारक से अलग होने के लिए लगती है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे काम से जी चुराने वाला, तो ये किससे अलग है, काम से, क्या बन गया, कामचोर। धैर्य से विमुख, धर्म से विमुख, धर्म विमुख, से हटा दिया, यहाँ पर भी से हटा दिया। आ रहा है ना समझ में, जब हम पंचमी विभक्ति कारक के चिन्हों का लोप कर देते हैं, तब वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें क्या है कि जिस समास में प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का, के, की आदि लगते हैं, उन्हें संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ग्रह का स्वामी, राज की माता, राजा का महल आदि, ये सब क्या है, संबंध तत्पुरुष हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या है कि जिस समास में प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पर आदि लगते हैं, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धर्म में वीर, धर्मवीर, घोड़े पर सवार, घोड़सवार आदि। क्लियर एवरीवन? चलिए
अब हम चलते हैं आगे कर्मधारय समास पर। कर्मधारय समास ये आपका तीसरा समास है। पहला मैंने आपको बताया अव्ययी भाव, दूसरा बताया तत्पुरुष समास, अब आपको तीसरा बताने जा रहे हैं और वो है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। याद रखिएगा, विशेषण और विशेष। महान है जो आत्मा महात्मा, नीला है जो गगन नील गगन, पीत है जो अंबर पीतांबर। और यहाँ पर विशेषण विशेष था, पहले में क्या है विशेषण और विशेष है, अब दूसरे में क्या है विग्रह किया गया है और समस्त पद दिखाए गए हैं। चलिए अब देखिए, कनक के समान लता, कनक के समान लता तो क्या हो गया ये कनक लता। चंद्र के समान मुख चंद्रमुख, ठीक है। स्त्री रूपी रत्न स्त्री रत्न, तो ये सब क्या हो गए, कौन सा समास हो गया ये हो गया आपका तत्पुरुष कर्मधारय समास। तत्पुरुष आपको समझाया, अव्ययी भाव समझाया, कर्मधारय हो गया। अब हम चलेंगे बहुब्रीहि समास पर। देखिए बहुब्रीहि समास हमेशा ध्यान रखिए कि जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान हो, अभी तक आपको बताया गया पूर्व पद प्रधान, दूसरे बताया गया उत्तर पद प्रधान, फिर विशेषण और विशेष से बताया गया। अब आपको बताया जा रहा है कि जहाँ दोनों पद प्रधान ना हो परंतु समस्त पद किसी और ही अर्थ के वाचक हों, वो बहुब्रीहि समास होता है। फिर से ध्यान से देखिए कि जहाँ जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान ना हो परंतु समस्त पद किसी और ही अर्थ का वाचक हो, वो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीले कंठ वाला अर्थात नीलकंठ, और नीलकंठ किसके लिए आ रहा है भगवान शिव के लिए, तीसरा अर्थ निकल रहा है दशमुख वाला। अब आप तुरंत समझ जाएंगे कि दशमुख दशानन है, लेकिन दशानन का एक तीसरा नाम निकलता है, वो क्या है रावण। चक्रपाणी चक्र है जिसके हाथ में, बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपको बता रहे हैं, चक्रपाणी चक्र है जिसके हाथ में अर्थात विष्णु, तो तीसरा नाम क्या निकल के आ गया विष्णु, ठीक है। बताया गया पीतांबरधारी, तो पीतांबरधारी कौन है, पीले वस्त्र धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। तो ये सारी क्या हो गई है, ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। बहुब्रीहि समास में और कर्मधारय समास में थोड़ा सा अंतर है। कर्मधारय समास सिर्फ अर्थ का विश्लेषण करता है और बहुब्रीहि समास में वो तीसरा पद निकल कर आता है, पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद, ठीक। मतलब ये बात कुछ और हो रही थी, ये कुछ और हो रही थी और अर्थ कुछ और निकल रहा था, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अब हम बात करेंगे द्विगु समास की। देखिए द्विगु समास का मतलब होता है संख्यावाची। संख्यावाची क्या है, जहाँ पर समस्त पद का उत्तर प्रधान हो, पूर्व पद संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समूह का द्योतक होता है। इसके पूर्व पद या उत्तर पद में विशेषण विशेष का अंतर होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे पंचवटी, चतुरानन, चौमासा, जितने भी आपको मैंने शब्द बोले हैं ये सब द्विगु समास के लक्षण हैं, क्योंकि उनमें सब में संख्या का बोध हो रहा है। 5 तंत्रों का समूह पंचतंत्र, 4 राहों का समूह चौराहा, तो 4 और 5 सब संख्या हैं। तो जहाँ पर संख्यावाची पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद समस्त समूह का द्योतक हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। इसके बाद है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि द्वंद्व समास क्या है, जहाँ एक दूसरे का विरोध हो। द्वंद्व का अर्थ है दोनों, अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में शब्दों को मिलाने पर समुच्चय बोधक अव्ययों और तथा एवं व आदि का लोप हो जाता है। जैसे अन्न और जल, अन्न जल, सुख और दुख, सुख दुख। तो आपने देखा कि यहाँ पर
अन्न और जल दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, सुख और दुख दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। माता पिता, ऊंचा नीचा, बहन भाई, ये श्वेत श्याम, ये जितने भी आपके सारे शब्द हैं वो सब एक दूसरे के विरोधाभास के पूरक हैं। तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आते हैं और इनमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अब आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे कर्मधारय। अभी पहले भी आपको बता चुके हैं कि कर्मधारय बहुब्री समास में अंतर क्या है, कि कर्मधारय में समस्त पद का दूसरे पद का विशेषण होता है। इसमें पहला शब्द जो होता है वो मूल पद जो होता है प्रधान होता है। जैसे त्रिलोचन, तीन लोचन, बहुब्री में विशेष विशेषण का अंतर नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही किंतु अन्य दूसरे संज्ञाधिपति विशेषण को बताते हैं। इसके साथ ही इसमें शब्दार्थ गौण होता है, कोई भिन्नार्थ ही प्रधान हो जाता, मतलब तीसरा पद कोई प्रधान हो जाता है। त्रिलोचन तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। क्लियर? अब जैसे विग्रह होता है वैसा ही समास होगा। पीतांबर, पीले कपड़े वाला। अब ये क्या हो गया, इतना खाली आपने कहा तो ये कर्मधारय हो गया। अब हमने उसमें अर्थात लगा दिया, हमने कहा अर्थात कृष्ण, तो ये बहुब्री समास बन गया। नीलकंठ, नीला है कंठ, सिर्फ आपने इतना लिखा नीला है कंठ, तो वो कर्मधारय समास हो गया। अब आपने लिख दिया नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो वो बहुब्री समास बन गया। पीतांबर, पीला कपड़ा, कर्मधारय हो गया। अब पीतांबर, तो ये क्या हो गया, पीले वस्त्र धारण करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण या विष्णु, तो वो बहुब्री समास बन गया। तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से समास और समासिक पदों का ध्यान करना है। जब आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास द्वारा मिले शब्द को समासिक पद कहा जाता है। समस्त पद जिन शब्दों से बनते हैं वे शब्द उनके खंड कहलाते हैं। जब हम समस्त पद के खंड करके उनके फिर से अलग अलग करके दिखाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। समास दो शब्दों का मेल है। समास का अर्थ शब्दों के अर्थ पर कुछ न कुछ उसका प्रभाव अवश्य रहता है। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री। जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान हो और वह पद अव्यय हो तो समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। शब्दों की आवृत्ति से बना अव्यय पद ही अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है अर्थात दोनों पदों के बीच में आने वाले परसर्गों का लोप होता है, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। समास पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मेरे प्यारे बच्चों, इसका आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आप इस पाठ को कभी भूलेंगे नहीं। ये आपके पाठ बहुत काम आने वाला है, आगे तक आपके साथ जाएगा, इसलिए इसका विस्मरण ना करिएगा, इसको बहुत अच्छे से फिर से वीडियो देख करके समझिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।